नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पर। हम हिस्ट्री के यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन कर रहे हैं और हमने 2018 जो जून में हुआ था एग्ज़ाम उसका डिस्कशन वहां से शुरू किए हैं और 2023 तक यानी कि अभी तक जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, यानी 1 से लेकर के और 25 क्वेश्चन तक। और हमने इससे पहले 1 से लेकर के और 50 क्वेश्चन तक यानी कि 2 पार्ट में वीडियो हम बना करके यूट्यूब पे डाल चुके हैं और जिसका हमने डिटेल एनालिसिस किया है, जिससे कि उस क्वेश्चन के साथ साथ अन्य क्वेश्चन जो बनने की संभावना है उसका भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन कर लेंगे, साथ ही आप कुछ बेसिक बुक लेकर के पढ़ लेंगे जो जिनका हम लिस्ट अपने इस चैनल पर डाले हैं, तो उसको आप कवर कर लेंगे तो आपका यूजीसी नेट जेआरएफ आपका इस साल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 2018 से पहले आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान आते थे, मतलब एक एवरेज आते थे। लेकिन इस समय के क्वेश्चन का लेवल काफ़ी टफ हो गया है और काफ़ी नीचे तक जा कर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसके साथ ही हम क्वेश्चन में आंसर बताने के साथ साथ आपको मौका भी देंगे कि आप भी उत्तर दें और हम इसका उसके बाद डिटेल एनालिसिस करेंगे, बताएंगे आपको, तो जिससे आपका एक होलिस्टिक अप्रोच में आपका तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2018 का जून का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका तीसरा पार्ट यानी कि 51 से 75 क्वेश्चन तक हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक मुग़ल बादशाह ने रूढ़िवादी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया, ज़ुबान कुदरत नहीं है, अपितु एक सीखने का सांसारिक तरीका है। अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए उसने व्यवहारिक प्रयोग द्वारा नवजात शिशुओं को सर्वथा एकांत स्थान, जो गुंग महल के नाम से जाना जाता था, में रखा। वह मुग़ल बादशाह कौन था? आपके लिए ऑप्शन 1 है बाबर, 2 है अकबर, 3 है जहांगीर और चौथा है औरंगजेब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अकबर। अकबर कोई विशेष शिक्षित व्यक्ति नहीं था, फिर भी उसने शिक्षा प्रणाली की ओर विशेष ध्यान दिया। अकबर के समय में इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में अकबर द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयोग को विस्तार से विवरण दिया है। वह बताता है कि बादशाह ने स्कूल के बच्चों के अक्षर ज्ञान और उनके विभिन्न रूपों को सर्वप्रथम सीखने को कहा। तत्पश्चात वह आगे एक एक चरण की प्रक्रिया को पूरा करा। अकबर ने बताया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, वरन यह सीखने का एक सांसारिक प्रक्रिया है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसने व्यवहारिक प्रयोग द्वारा नवजात शिशु को एकदम एकांत स्थान में रखा, जो गुंग महल के नाम से जाना जाता था। अकबर ने प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में नवीन सुधारों द्वारा शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का सफल प्रयास किया। अकबर के इन सुधारों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और अबू फजल लिखता है कि पहले की अपेक्षा अब मकतबों और मदरसों की दशा अच्छी हो गई थी तथा उसमें शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो गया था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर अकबर होगा। इसका इस चैनल पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये पीडीएफ मिल जाएगा और इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जा कर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी साथ साथ पढ़ने के लिए। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लगे वो इसके साइड में आप नोट करते जाइए, या आप एक अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर का ही एक नोटबुक बना लीजिए और जो आपको एक्स्ट्रा लगे क्वेश्चन वहाँ पॉइंट वाइज कर करके ऐड करते जाइए। साथ में आप प्रीवियस ईयर के साथ उसको रिवीजन करेंगे तो आपका बहुत अच्छा एक नोट्स बन के तैयार होगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। अकबरनामा में चित्रित पांडुलिपि की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ए, अकबरनामा की मुगल चित्रकारी में अक्सर एक चित्र के साथ दो चित्रकार संबंध थे। रेखांकन और रंगाई अक्सर एक चित्र द्वारा की जाती थी, सहयोगी केवल पोर्ट्रेट को पूरा करते थे। डी है, कुछ खास चित्रों में रेखांकन, रंगाई और पोर्ट्रेट तीन भिन्न चित्रकारों द्वारा किया गया है।
इसमें से नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। इसके लिए कूट दिया गया है। पहला है केवल एक और डी सही है, यानी कि ए और डी सही है। दूसरा कूट है केवल ए और सी सही है। तीसरा कूट है ए बी और सी सही है। और चौथा कूट है कि उपरोक्त चारों कथन सत्य हैं। आप गेस करिए, उसके बाद हम इसका आंसर आपको बताएंगे। इसका सही उत्तर है 4, यानी कि चारों कथन सत्य हैं। अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल आपको बता देते हैं कि अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित कराया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमज़ा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना प्रारंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। इसके अलावा अकबर ने रज़्मनामा, यानी कि जो महाभारत है उसका अनुवाद है, रामायण, वाक़यात बाबरी, अनवार ए सुहेली, तारीख़ रसीदी तथा अकबरनामा आदि प्रमुख ग्रंथों का चित्रण कराया। एक बार फिर से हम नाम बोल दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। रज़्मनामा महाभारत का जिसने अनुवाद कराया था, तारीख़ रसीदी, अकबरनामा, वाक़यात बाबरी आदि प्रमुख ग्रंथों का इसने चित्रण कराया। अकबरनामा में अक्सर एक चित्र के साथ दो चित्र संबंध थे। रेखांकन और रंगाई अक्सर एक चित्रकार द्वारा की जाती थी। खास चित्रों में रेखांकन, रंगाई और पोर्ट्रेट 3 भिन्न चित्रकारों द्वारा किया जाता था। अकबरनामा के अधिकांश लघु चित्र लंदन स्थित विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में रखे हुए हैं। अकबरनामा के चित्रों में यथार्थपरकता और आंखों देखी भावना नज़र आती है, यानी कि आपको एकदम विजुअल्स पेंटिंग एक तरह से कहा जाए वो मिलता है। अधिकांश चित्रों में पेड़ पौधे, वन्य जीव और भूदृश्यों का अंकन प्रामाणिक लगता है। इस प्रकार से इस 52 का आंसर 4 होगा, यानी सभी कथन सत्य हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की। निम्नलिखित चित्रकारों में कौन से जहांगीर के दरबार में थे? ए है अब्दुल समद, बी अबुल हसन, सी उस्ताद मंसूर, डी मीर सैयद अली। इसके लिए कूट है। पहला ए बी और डी सही है, दूसरा बी सी और डी सही है, तीसरा बी और सी सही है, चौथा ए और डी सही है। इसका सही उत्तर है 3, यानी कि बी और सी सही है। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकारों में अगर बात करें तो अबू हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग तथा बिशन दास के नाम उल्लेखनीय हैं। आप एक बार फिर से नाम सुन लें। अबुल हसन माफ़ करिएगा, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग तथा बिशन दास के नाम उल्लेखनीय हैं। अबुल हसन जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार था और जहांगीर ने उसे नादिर उज़ ज़मा की उपाधि प्रदान की थी। नादिर उज़ ज़मा किसको? अबुल हसन को। उस्ताद मंसूर ने दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों और अनूठे फूलों के चित्र बनाए। साइबेरिया का सारस उनका प्रसिद्ध चित्र है। इम्पोर्टेंट है एकदम, क्वेश्चन एकदम नोट कर लीजिएगा, भविष्य में आने की संभावना बनती है। उस्ताद मंसूर ने दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों और अनूठे फूलों के चित्र बनाए। उनका साइबेरिया का सारस उनका प्रसिद्ध चित्र है। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की थी, जबकि अबू समद मीर सैयद अली अकबर के प्रमुख चित्रकार थे। तो इस प्रकार से 53 का सही उत्तर है ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? पहला है यानी ए है, अपने साम्राज्य यानी स्वराज में शिवाजी ने दक्कनी सल्तनतों के प्रारूप पर नियमित प्रशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसमें कर बहुत कम था। बी है, शिवाजी की मृत्यु से उनके द्वारा स्थापित नीति को क्षणिक धक्का लगा, क्योंकि उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद करके मरवा दिया। सी है, मराठा सरदारों ने सख्ती से हासिल चौथ द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाया। इसे न दे पाने की स्थिति में विद्रोही क्षेत्रों को लूटपाट का शिकार होना पड़ा था। डी है, शिवाजी के पुत्र की विधवा ताराबाई ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। अब इसके लिए कूट दिया गया है। पहला है केवल बी सी और डी सही है, दूसरा है
केवल ए, बी और सी सही है। तीसरा है ए, बी, सी, डी यानी चारों कथन सत्य हैं। और चौथा है केवल बी और सी सही है। इसका सही उत्तर है 4 यानी कि केवल बी और सी सही है। अगर हम इसको डिटेल में बात करें तो शिवाजी का जो पुत्र संभाजी, शिवाजी के बाद साहसपूर्वक मुगलों का उसने सामना किया, लेकिन 1689 में वह मुगल फौजदार मुकर्रब खां द्वारा बंदी बना लिया गया। औरंगजेब के आदेश पर उसे कठोर यातनाएं देकर मार डाला गया। संभाजी असफल रहा, किंतु उसकी मृत्यु ने मराठों को मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दी। मराठों के समय में कर कम न होकर अधिक थे। भू राजस्व उपज का 2/5 भाग यानी 40% था। इसके अलावा मराठों ने सख्ती से चौथ वसूला। जो नहीं दे पाता था उसे लूटपाट का शिकार होना पड़ता था। शिवाजी का पुत्र राजाराम की विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। इस प्रकार से केवल बी और सी कथन सही है और ए और डी कथन गलत हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। कश्मीर और उसके बागों की खूबसूरती से प्रभावित होने के बावजूद निम्नलिखित में से किस बादशाह ने अपने शासक के 6ठे वर्ष में आदेश दिया कि कोई भी बादशाह सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के सिवाय कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना था कि आमोद प्रमोद के शौक को पूरा करने के लिए कश्मीर जाना उपयुक्त कारण नहीं है। इसके लिए ऑप्शन 1 है जहांगीर, 2 है शाहजहां, 3 है औरंगजेब, 4 है बहादुर शाह प्रथम। इसका सही उत्तर 3 यानी कि औरंगजेब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। चार बाग हैदराबाद में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, गोल गुंबद बीजापुर। इसके लिए नीचे कोड दिया गया है। पहला है BCDA, दूसरा है DACB, तीसरा है CBAD, चौथा है ADBC। इसका सही उत्तर 3 है यानी कि CBAD। ये क्रम आपका सही है। अगर बात करें तो पहला सी होगा शेर शाह सूरी का मकबरा, जो सासाराम बिहार में स्थित है। शेर शाह सूरी ने इसे स्वयं बनवाया था। यह भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसमें बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था और यह 1540 से 1545 के बीच में बन करके तैयार हुआ था। दूसरा हुमायूं का मकबरा है जो दिल्ली में बना है। इसका निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की जो विधवा थी हाजी बेगम ने अपनी देखरेख में प्रारंभ कराया था और इसका मुख्य वास्तुकार फारस का मीरक मिर्जा गयास था। और अगला है चार मीनार जो हैदराबाद में है। यह कुतुब शाही वंशज कुली कुतुब शाह के समय में 1591 ईस्वी में हैदराबाद में इस्लामिक स्थापत्य चार मीनार का निर्माण हुआ था। और आखिरी है गोल गुंबद जो बीजापुर में है। गोल गुंबद बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और इसका निर्माण कार्य 1656 में हुआ था यानी 1656 में। चार मीनार 1591 में बना था। इस प्रकार से 56 का आंसर 3 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 57 की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जैन शब्दावली है और दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया गया है। मिलान करें हम फिर बताते हैं आपको इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 1 यानी कि पहला इसका उत्तर सही है। यानी जो भद्रक है, भद्रक दिगंबर मंदिर के प्रबंधक हैं
और यानी ए का दूसरा हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा। यानी कि जो क्षुल्लक हैं वो दिगंबर जैन मुनि के दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था को कहा जाता है। क्षुल्लक यानी कि दिगंबर जैन मुनि के दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था है। सी है श्रावक, श्रावक जैन उपासक को कहा जाता है। और डी जो है यति, ये श्वेतांबर भिक्षु जो धार्मिक दिनचर्याओं का अच्छी तरह से पालन करते थे उनको यति कहा जाता था। इस प्रकार से 57 का सही उत्तर फर्स्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन ए है, गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया। और कारण आर है, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु का पद अपने दामाद रामदास और उनके वंशज को प्रदान करने का निश्चय किया। इस प्रकार गुरु के पद को वंशानुगत बनाया। इसके लिए विकल्प हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका सही उत्तर है 4, यानी कि ए गलत है लेकिन आर सही है। अगर हम इसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस करें तो प्रथम सिख गुरु जो थे वो गुरु नानक थे। उनकी मृत्यु के अवसर पर अपने शिष्य लाना, जिनका नाम उन्होंने अंगद रखा था, को अपना उत्तराधिकारी चुना। इस प्रकार अंगद जो हैं, गुरु अंगद 1538 से 1552 ने इनका अवधि है, टाइम पीरियड है, ने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य अमरदास को चुना। यानी गुरु नानक के शिष्य हुए अंगद, अंगद के शिष्य हुए अमरदास। किंतु गुरु अमरदास ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी पुत्री बीबी भानी के पति रामदास को अपना उत्तराधिकारी चुना और गुरु रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी चुना। इस प्रकार गुरु अमरदास ने गुरु का पद अपने दामाद रामदास और उनके वंशज को प्रदान करके गुरु के पद को वंशानुगत बनाया। इस प्रकार गुरु अमरदास ने गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें गुरु शिष्य को भावी गुरु या अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था, को बदल करके गुरु का पद वंशानुगत बना दिया और एक नवीन पद की नींव डाली। तो इस प्रकार से 58 का सही उत्तर होगा 4, यानी ए गलत है और आर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने पातशाही की उपाधि धारण की, एक नया कैलेंडर आरंभ किया और किन गुरुओं के नाम वाले सिक्के जारी किए। पहला है गुरु नानक और गुरु हरगोविंद, दूसरा है गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह और गुरु अर्जुन सिंह, चौथा है गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर। इसका सही उत्तर है दूसरा, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, एक तरफ लेखक हैं और उनकी रचना है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है 60 का सही उत्तर है 2, यानी कि खफ़ी खान की पुस्तक मासिर आलमगीरी नहीं है और बाकी निज़ामुद्दीन अहमद की तबक़ात अकबरी है, अब्दुल हमीद लाहौरी की पादशाहनामा है, मोहम्मद काजिम की आलमगीरनामा है। जबकि खफ़ी खान की पुस्तक मुंतखब उल लुबाब है और मासिर आलमगीरी, जिसकी रचना साकी मुत्तईद खान ने किया था, साकी मुस्तईद खान ने किया था मासिर आलमगीरी की रचना। तो इसको नोट कर लीजिएगा, मासिर आलमगीरी की रचना
साकी मुस्तैद खान ने किया था। और खफ़ी खान की पुस्तक का नाम है मुंतखब उल लुबाब। इसमें उन्होंने औरंगजेब की मृत्यु तक का आलोचनात्मक वर्णन किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें भी कथन और कारण है। कथन ए है, अकबर भूमि की पैमाइश और भू राजस्व की नगद उगाही के विस्तार का इच्छुक था। इस क्षेत्र में वह किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं था तथा उसने इसका क्रियान्वयन उसने कठोरता से किया। कारण है, अकबर ने इन सुधारों को शाह मंसूर और टोडरमल के नेतृत्व में लागू किया गया, लेकिन बिहार तथा बंगाल में विद्रोह भड़क उठा। इसमें बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका सही उत्तर है ए गलत है लेकिन आर सही है। अब इसकी थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। मुगल साम्राज्य के विशाल जो ढांचा था, मुख्य उसका आधारभूत भू राजस्व था और अकबर के शासनकाल के दौरान भू क्षेत्र में उसकी वृद्धि हुई तो भू राजस्व प्रणाली का मानकीकरण कर दिया गया था। अकबर ने भू राजस्व आकलन और वसूली के लिए विभिन्न प्रणालियाँ अपनाई और भू राजस्व नगद या अनाज किसी भी रूप में चुकाया जा सकता था। अकबर के समय में जो भू राजस्व था नगद या अनाज किसी भी रूप में चुकाया जा सकता था। अकबर के शासन के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक, यानी कि 9वें वर्ष से लेकर के 30वें वर्ष तक दीवान पद पर मुजफ्फर खान, राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता रहा और 1582 में टोडरमल को शाही दीवान बना दिया गया और उसे वित्तीय प्रशासन में सुधार के लिए एक विशेष योजना तैयार करने का दायित्व सौंपा गया। ख्वाजा शाह मंसूर भी एक वित्त शास्त्री था, लेकिन इन दोनों के सुधारों के लागू होने पर बिहार और बंगाल में इसके विरुद्ध विद्रोह हो गया। बाद में अकबर ने जल्दी जल्दी दीवान बदले और अकबर ने कुली खां, ख्वाजा शमसुद्दीन, आसफ खां और मोहम्मद मुकीम को शाही दीवान बनाया, जिससे विजारत के दोष को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। इस प्रकार से एक कथन जो है गलत है और आर कथन सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, हुंडी के निमित्त नगद भुगतान पर छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी। 8 फोता, 2 आदामी, 17 रही। इसका सही उत्तर है 8। हुंडी के निमित्त नगद भुगतान पर छूट की दर मध्यकाल में 8 के नाम से जानी जाती थी। अगर हम बात करें हुंडी व्यवस्था की, तो ऋण व्यवस्था में हुंडी का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बारे में अबुल फजल ने बताया है कि इस देश में जब किसी को दूर कहीं धन ले जाना होता था तो वह अपना धन साहूकार को दे देता था, जो उसे उस धन के बदले लिखा हुआ कागज़ का टुकड़ा देता था, जिसे दिखाकर वह गंतव्य स्थान पर अपना पूरा धन प्राप्त कर सकता था। कागज़ का टुकड़ा ही हुंडी कहलाता था, जिसे देखकर व्यक्ति उस व्यक्ति को धन दे देता था। लेकिन हुंडी पर या तो प्रीमियम मिलता था या फिर बट्टा लगता था। सुजान राय खत्री ने भी अपनी पुस्तक खुलासत उल तवारीख में हुंडी का वर्णन किया है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सुजान राय खत्री की पुस्तक जो है खुलासत उल तवारीख में हुंडी का वर्णन किया गया है। हुंडी आपसी समझौते के आधार पर तैयार की जाती थी, जो थोड़े से बट्टे पर स्थानांतरित की जा सकती थी। धीरे धीरे हुंडी पर बट्टे की दर निश्चित होने लगी, जिसे सर्राफ या साहूकार 6% तक लाभ उठाते थे। हुंडी के निमित्त नकद भुगतान पर छूट की दर मध्यकाल में 8 जानी जाती थी। बट्टे की दरें विभिन्न नगरों में वहाँ के व्यापारिक संतुलन के आधार पर तय की जाती थीं। अबुल फजल और सुजान राय खत्री के विवरण से पता चलता है कि भारत में सर्राफ लोग हुंडी के कार्य क्षेत्र में दक्ष थे। इस प्रकार से क्वेश्चन 62 का आंसर होगा पहला।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। एक तरफ सूची 1 है और सूची 2 से उसका मिलान करना है, यानी कि कारीगर को आधुनिक अभिधान से मिलान करना है। तो आप मिलान कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है आंसर 4, यानी कि ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। यानी आहक पूजान जो है चुनगर 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 था, खित मालान जो है राजगीर था, परचीन कार जो था वो नक्काश था, सुर्खी कोप जो था ईंट तोड़ने वाला था। इस प्रकार से 63 का आंसर 4 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 64। तैमूर के घराने के समस्त संप्रभु शासकों, यहाँ तक कि सिकंदर लोदी के काल से अब तक दिल्ली के समस्त शासकों में से कोई भी निष्ठा, आत्म संयम और न्याय में उसके बराबर नहीं था। उपयुक्त अवतरण में खाफी खां निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की न्याय प्रियता की सराहना कर रहा है? पहला है अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। इसका सही उत्तर है 4, यानी औरंगजेब के बारे में खाफी खां ये व्याख्या कर रहे हैं। और अभी हमने आपको बताया कि खाफी खां की जो पुस्तक है, इनका पूरा नाम जो है मोहम्मद हाशिम उर्फ खाफी खान है। मोहम्मद हाशिम उर्फ खाफी खान। इनकी पुस्तक मुंतखब उल लुबाब है। तो इसमें उन्होंने औरंगजेब द्वारा अपने शासनकाल के 21वें वर्ष में इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद गुप्त रूप से समकालीन इतिहास लेखन को जारी रखा, और इसमें उन्होंने औरंगजेब की मृत्यु तक के सभी पक्षों को तथा यहाँ तक कि उसकी राजनीतियों के कारण बाद में पड़ने वाले प्रभाव को भी शामिल किया है, की व्याख्या की है अपनी पुस्तक में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। उन इतिहासकारों का नाम बताएं जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय राज्य की केंद्रीकृत प्रवृत्ति पर प्रत्यक्षतः प्रश्न चिन्ह लगाया। ए है बर्टन स्टाइन, बी है डगलस स्ट्रॉसेंड, सी है जे.एफ. रिचर्ड्स, डी है फ्रैंक पर्लिन। इसके लिए आपको कोड दिया गया है। पहला है ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है ए और सी, चौथा है ए और डी। इसका सही उत्तर है 65 का 4, यानी कि ए और डी सही उत्तर है। बर्टन स्टाइन और फ्रैंक पर्लिन जो है मध्यकालीन भारतीय राज्य की केंद्रीकृत प्रवृत्ति पर प्रत्यक्ष प्रश्न चिन्ह लगाया। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में बात करें तो मध्यकालीन भारतीय राज्य को विलियम इरविन, इब्स हसन, आई.एच. कुरैशी, पी सरकार, नूरुल हसन, सतीश चंद्र तथा अतहर अली जैसे इतिहासकारों ने केंद्रीकृत प्रवृत्ति का माना है। मुगल राज्य में केंद्रीकरण की मात्रा का निर्धारण करने के लिए डी.ई. स्त्रेसान ने मुगल राजतंत्र के स्वरूप का अध्ययन करते समय खंडीय राज्य या विभाजित राज्य की संकल्पना के औचित्य का परीक्षण किया है। बर्टन स्टाइन और फ्रैंक पर्लिन ने मध्यकालीन भारतीय राज्य की केंद्रीकृत प्रवृत्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाया। बर्टन स्टाइन एक अमेरिकी इतिहासकार थे जिनकी विशेषता का क्षेत्र भारत था। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें से ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक्सेस ऑन साउथ इंडिया, द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी पुस्तकें हैं। फ्रैंक पर्लिन ने द इनविजिबल सिटी लिखा, मोनेटरी लिखा। अच्छा, फ्रैंक पर्लिन की पुस्तक का पूरा नाम है द इनविजिबल सिटी मोनेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉपुलर इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया एंड यूरोप। यानी कि इनकी दो पुस्तक हैं, द इनविजिबल सिटी मोनेटरी और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉपुलर इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया एंड यूरोप। इनकी दो पुस्तक हैं। इस प्रकार से इसका सही उत्तर है 65 का 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ लेखक हैं और उनकी पुस्तक है।
इसका सही उत्तर है 4, यानी ए का 4 है, बी का 1 है, सी का सेकंड है और डी का थर्ड है। यानी इब्न हसन की पुस्तक द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर है, पी सरन की द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द मुगल्स है, मोरलैंड की इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर है, एम अतहर अली की द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, डुप्ले की अवज्ञा कर ला बरदूनो द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? पहला है डुप्ले की सत्ता के समक्ष समर्पण न कर अपनी स्वतंत्रता को जताना। दूसरा है संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्वयं के लिए उसे कोई उपहार प्राप्त हुआ था। तीसरा है ला बारदूनो ने पहले ही अंग्रेजों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने का वचन दे दिया था। और चौथा है फ्रांस की घरेलू सरकार ने ला बारदूने को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौट जाने का आदेश दिया था। इसमें से कौन सा नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी कि ये कथन गलत है, बाकी उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। चलते हैं अगले कथन की तरफ, 68 की तरफ। किस विधान ने सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द का प्रयोग हुआ? पहला है 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट, दूसरा है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तीसरा है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और चौथा है भारतीय गणतंत्र का संविधान। इसका सही उत्तर है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है? इसके लिए आपके लिए ऑप्शन है जी विंगेट, दूसरा है रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड, तीसरा है जॉन डिकिंसन, चौथा है हल्ट मैकेंजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी हल्ट मैकेंजी ने लिखा कि हल्ट मैकेंजी जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में लिखा कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कथन ए और कारण दिया गया है। कथन ए है 1857 के पहले हुए किसानों के कुछ विद्रोह में पूरी तरह से सिर्फ आदिवासियों ने शिरकत की थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण उनकी राजनीतिक स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण खतरे में पड़ने लगा था। और कारण है 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कंपनी की सरकार ने राजस्व में जो सुधार किया था, उससे भारतीय ग्रामीण समाज को बुनियादी रूप से प्रभावित किया और बदला। इसमें से बताना है आपका कि कौन सा सही है। पहला ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। और चौथा ए गलत है और आर सही है। इसका सही उत्तर है पहला, यानी ए और आर दोनों कथन सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तक है। सेवेंटी वन का सही उत्तर है फर्स्ट, यानी कि पहला उत्तर सही है। तो इस प्रकार से ए का थर्ड होगा, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। यानी कि जॉन विलियम के की पुस्तक जो है ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया है। जी.बी. मॉलेसन की जो पुस्तक है इंडियन म्यूटिनी इन 1857 है। एडवर्ड जे थॉमसन की पुस्तक द अदर साइड ऑफ द मेडल है। और
चौथा जो है सर जॉर्ज मैकमून की पुस्तक द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव है। इस प्रकार से 71 का सही उत्तर फर्स्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 72 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था? पहला है H.T. कोलब्रुक, दूसरा है H.H. विल्सन, तीसरा है एडविन अर्नॉल्ड और चौथा है चार्ल्स ट्रेवेलियन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 चार्ल्स ट्रेवेलियन। अगर बात करें तो कंपनी सरकार द्वारा भारत की लोक शिक्षा के लिए स्थापित सामान्य समिति के 10 सदस्यों में 2 दल बन गए थे। एक जो थे वो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे और दूसरा पाश्चात्य के। पाश्चात्य यानी कि जो आंग्ल शिक्षा थी उसके समर्थक थे। प्राच्य शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व जो है लोक शिक्षा समिति के सचिव जो हैं H.T. प्रिंसेप ने किया था। वहीं प्राच्य विद्या के अन्य समर्थक समिति के मंत्री जो हैं H.H. विल्सन थे, H.T. कोलब्रुक थे, एडविन आर्नल्ड थे, विलियम जोन्स आदि थे। जबकि पाश्चात्य यानी कि आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व जो है मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया था और जिसका समर्थन मैकाले भी किए थे। और ट्रेवेलियन जो है वो प्राच्यविद नहीं थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया? पहला है जमाल अल दीन अफ़गानी, दूसरा है मोहम्मद इकबाल, तीसरा है सैयद अहमद खान और चौथा है गुलाम महमूद। इसका सही उत्तर है पहला यानी जमाल अल दीन अफ़गानी। यानी कि जमाल अल दीन अफ़गानी जो हैं ये भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया। अगला क्वेश्चन है 74। ज्योतिबा फुले द्वारा प्रसारित विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है उनके शब्द और कार्यकलाप सार्वभौमिक मानवतावाद के एक रूप को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है फुले ने समानता और तर्क संगतता पर निर्मित एक नए सामाजिक ढांचे के लिए कार्य किया। तीसरा है फुले ने अपने आप को न केवल ब्राह्मणवादी संस्कृति प्रणाली से बाहर रखा बल्कि हिंदू समाज के भी बाहर रखा। चौथा है फुले ने उन सभी हिंदू धर्म ग्रंथों को अस्वीकार किया जो ब्राह्मण वर्ग के आधिपत्य को वैधता प्रदान करते थे। इसका सही उत्तर है 3 यानी कि इसमें से आपको बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो तीसरा कथन सत्य नहीं है। अगर हम बात करें ज्योतिबा फुले की तो इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था और इन्होंने निम्न जातियों के लिए संघर्ष किया। उनके कार्यकलाप और शब्द सार्वभौमिक मानवतावाद के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। फुले ने समानता और तर्क संगतता और सामाजिक समरसता के लिए कार्य किया। इन्होंने महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया किंतु उन्होंने हिंदू समाज से अपने को कभी बाहर नहीं रखा। इस प्रकार से ये कथन तीसरा गलत हो जाता है। तो उन्होंने अपने आप को बाहर नहीं रखा और सभी वर्णों अनाथों तथा स्त्रियों के लिए पाठशालाएं तथा अनाथाश्रय खोले। ये जो है ब्राह्मण वर्ग के आधिपत्य वाले जितने धर्म ग्रंथ थे उनको अस्वीकार कर दिया और साथ ही 1873 में यानी 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और 1872 ईस्वी में इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। तो इस प्रकार से 74 का तीसरा उत्तर सही है जो कि गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है पार्ट 3 का 2018 जो जून का क्वेश्चन है यूजीसी नेट हिस्ट्री का, उसका आज पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है। हम 25 क्वेश्चन का जो डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं उसमें ये आज का लास्ट आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु यानी क्लीमेंसी विश्लेषण से संबोधित किया जा गया? पहला है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड मेयो, तीसरा है लॉर्ड रिपन और चौथा है लॉर्ड लैंसडाउन।
इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए, इसके लिए इनको दयालु या क्लीमेंसी शब्द से नवाजा गया। अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो ये 55 से 1856 से 57 ईस्वी तक भारत में गवर्नर जनरल तथा 1858 से 62 ईस्वी तक ये भारत के वायसराय रहे। और इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। और बात करें इसी के समय, तो भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ था। भारत से कंपनी शासन का अंत हुआ था। और रानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। रानी ने लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया। और वायसराय अर्थात सम्राट का व्यक्तित्व प्रतिनिधि कहलाता था। लॉर्ड कैनिंग को ही दयालु कहा गया है। और इसी के काल में लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति को समाप्त किया गया था। और भी इनके तमाम कार्य हैं जिसकी वजह से इनको क्लीमेंसी यानी कि दयालु के विश्लेषण से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार से यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम डिस्कशन शुरू किए हैं, वह 2018 के क्वेश्चन पेपर का जो जून में हुआ था उसका ये तीसरा पार्ट है, उसका डिस्कशन समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो और या कोई हमारी बात समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।